हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 है यूजीसी नेट कॉमर्स का बिजनेस फाइनेंस, और उसमें हम करेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो उसके टाइप्स हम देख लेते हैं। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन मैच्योरिटी और रीपेमेंट पीरियड के हिसाब से कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स हैं। एक तो है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म में ज्यादातर क्या होता है, जिसमें जो रीपेमेंट का टाइम है वो 5 साल से ज्यादा हो। ठीक है, आफ्टर 5 years एंड मोर, 5 years से ज्यादा हो, वो होगा लॉन्ग टर्म फाइनेंस और सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, फिर मीडियम टर्म में क्या होगा, मीडियम टर्म में होगा 1 साल से ज्यादा। ठीक है, अब 1 साल से ज्यादा, 1 year, 1 साल से ज्यादा, बट 5 साल से ज्यादा नहीं, यानी कि लेस देन 5 years। ठीक है, एंड नॉट एक्सीडिंग 5 years। ठीक है, यानी 1 से 5 के बीच का। ठीक है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में होगा 1 साल के अंदर का। ठीक है, विद इन 1 year। ओके, सो लॉन्ग टर्म में कौन कौन से आएंगे। लॉन्ग टर्म में एक तो शेयर कैपिटल, जो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद है रिटेन अर्निंग्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इन सभी का जो लॉन्ग टर्म का हो, 5 ईयर से ज्यादा का हो, वो सब। उसके बाद लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन्स फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, loans from commercial banks, venture capital funding, asset securitization, and international financing like euro issues, foreign currency loans वगैरह, ये सब। उसके बाद मीडियम टर्म में हम देखें तो कौन कौन से, एक तो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स होंगे, जो 1 से 5 साल के बीच वाले होते हैं सारे वो। फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 years, मीडियम टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद है लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, यूरो इश्यूज एंड फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। उसके बाद है शॉर्ट टर्म, जो 1 साल के अंदर के हो वो, जैसे कि ट्रेड क्रेडिट, एक्यूर्ड एक्सपेंसेस एंड डिफर्ड इनकम्स, शॉर्ट टर्म लोन्स लाइक वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद है एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, वेरियस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वगैरह। तो ये सब क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मैच्योरिटी के बेस पे या फिर रीपेमेंट के बेस पे। उसके बाद सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनरशिप एंड कंट्रोल के बेस पे। तो ओनर्स फंड में क्या होगा, इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग, वो क्या होगा, ओनर्स फंड। एंड बोरोड फंड, बोरोड फंड में क्या होगा, एक तो डिबेंचर जो बाहर का, बोरोड फंड मीन्स बाहर का जो भी हो वो, डिबेंचर्स, फिर लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर, वो सब क्या होगा, बोरोड फंड। तो वो होगा ओनरशिप एंड कंट्रोल के हिसाब से। उसके बाद है सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन बेसिक सोर्सेज, जैसे कि एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या आएंगे, एक तो है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद है डेब्ट और बोरोड कैपिटल, जो है डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर्स। एंड देन इंटरनल सोर्सेज में होगा मेनली रिटेन अर्निंग, जो रिटेन अर्निंग होती है वो क्या होगा, इंटरनल सोर्स होगा। ओके, तो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। देन उसके बाद हम जो कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स क्या है, वो मेन एंड परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, क्या है, मेन एंड परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है इक्विटी शेयर्स, जो जनरल पब्लिक को इश्यू किया जाता है। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट्स, कोई भी प्रेफरेंशियल राइट्स उनको नहीं मिलता। इसके रिगार्डिंग विथ रिगार्ड्स टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड में उनको पहले चांस नहीं मिलता, उनकी जो बारी है वो लास्ट में आती है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के बाद इक्विटी की बारी आती है लास्ट में। ओके,
दे आर एंटाइटल्ड टू रेसिडुअल इनकम ऑफ द कंपनी। ये क्या है? रेसिडुअल इनकम है कंपनी की। रेसिडुअल इनकम मीन्स जो भी एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट है, टैक्स वगैरह, प्रेफरेंस डिविडेंड, इन सबको पे करने के बाद जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है, वट एवर प्रॉफिट इज लेफ्ट, जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अगर जो कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो उनको मिलता है, तो वो होगा रेसिडुअल इनकम है कंपनी की। सारे के सारे एक्सपेंसेस, प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह सब कुछ पे करने के बाद का जो प्रॉफिट होता है वो। बट इनको ना कंट्रोल, जो बिजनेस का जो कंट्रोल है उसमें उनको वो कर सकते हैं, यानी कि दे एंजॉय द राइट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एंड ऑल शेयर होल्डर्स कलेक्टिवली आर द ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी के क्या होते हैं? वो ओनर होते हैं सारे शेयर होल्डर्स, और उनको कंपनी के जो भी एक्टिविटीज है उसमें भी वो आ सकते हैं। ओके, तो ये होता है इक्विटी शेयर्स। देन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स विच आर प्रिफर्ड ओवर कॉमन और इक्विटी शेयर्स इन पेमेंट ऑफ सरप्लस और डिविडेंड। ठीक है, जो भी सरप्लस अभी डिविडेंड है तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस को मिलता है एंड देन इक्विटी शेयर्स को मिलता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर के पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द फर्स्ट टू गेट डिविडेंड्स in case the company decides to pay out dividends. ओके, अब जब कंपनी डिसाइड करती है कि डिविडेंड पे करना है तब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड मिलता है एंड देन उसके बाद इक्विटी को मिलता है। ओके, और जो ओनर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर के उनको फिक्स्ड डिविडेंड भी मिलता है। एंड जब भी लिक्विडेशन होता है कंपनी का, ठीक है, तब जो भी पैसे हैं वो सबसे पहले बॉन्ड या फिर बॉन्ड होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स को मिलता है, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा एंड देन इक्विटी शेयर को मिलेगा। ठीक है, तो इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी दे आर मीन्स प्रेफरेंस शेयर जो है वो दे आर पेड आफ्टर बॉन्ड होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स मीन्स क्रेडिटर्स एंड बॉन्ड होल्डर के बाद किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है, बट बिफोर इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स होल्डर से पहले मिलता है उनको। तो ये होगा प्रेफरेंस शेयर्स। अब उसके टाइप्स हम देख लेते हैं, वो एग्जाम में आ चुका है और मे भी आ सकता है। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक तो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। उसमें क्या होता है कि अगर कंपनी ने इफ अ कंपनी मिसेस पेइंग डिविडेंड्स फॉर 2 years, अब अगर कंपनी ने 2 साल तक का जो डिविडेंड है वो पे नहीं किया, ठीक है, किसी भी रीजन से 2 साल का डिविडेंड पे नहीं किया, तो ये जो 2 साल का डिविडेंड है वो आगे फ्यूचर में वो पे करेंगे। ठीक है, इट मस्ट पे ऑल एरियर्स बिफोर पेइंग इक्विटी डिविडेंड मीन्स इक्विटी डिविडेंड के पहले ये जो 2 साल का जो बाकी है वो पे होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड्स अक्यूमुलेट इफ नॉट पेड इन एनी ईयर। अनपेड डिविडेंड, जो भी अनपेड डिविडेंड्स होंगे वो आर कैरिड फॉरवर्ड, आगे कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे एंड पेड इन फ्यूचर ईयर्स बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वो होगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा? डिविडेंड्स डू नॉट अक्यूमुलेट इफ अनपेड मीन्स अगर जो कंपनी ने पे नहीं किया डिविडेंड, इस साल का अगर जो कंपनी ने पे नहीं किया डिविडेंड, तो आगे फ्यूचर में वो पे नहीं करेगा। इस साल का गया तो गया, ऐसा। शेयर होल्डर्स लॉस द राइट टू रिसीव पास्ट अनपेड डिविडेंड, वो होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इफ अ कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड दिस ईयर, अगर इस साल का डिविडेंड पे नहीं किया कंपनी ने, शेयर होल्डर्स कैन नॉट क्लेम इट इन फ्यूचर ईयर्स, फ्यूचर ईयर्स में वो क्लेम नहीं कर सकते कि हमें जिस साल का डिविडेंड पे नहीं किया है आपने, उस साल का हमें दो, वो क्लेम नहीं कर सकते। वो होगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। उसमें क्या होता है कि शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू एडिशनल डिविडेंड्स फ्रॉम सरप्लस प्रॉफिट आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, ओके, उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बच रहा है
ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, मतलब सब कुछ पे हो चुका है। उसके बाद जो सरप्लस प्रॉफिट है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है, उसमें जो एडिशनल डिविडेंड है वो पे होगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। दे पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन एडिशन टू द फिक्स्ड डिविडेंड। उनको फिक्स्ड डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लास्ट में सब कुछ पे कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पे कर दिया है, अब एडिशनल प्रॉफिट बच रहा है तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उनको पे कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। उसके बाद है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, मीन्स उनको सिर्फ फिक्स्ड डिविडेंड ही मिलेगा, उनको जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, सरप्लस प्रॉफिट, उसमें उनको वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उसमें। शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड ओनली टू अ फिक्स्ड डिविडेंड, सिर्फ फिक्स्ड डिविडेंड ही उनको मिलेगा। दे डू नॉट रिसीव एनी शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट में उनका हिस्सा नहीं होगा, वो होगा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें क्या होगा? कन्वर्टिबल, नाम से समझ में आ रहा है, कन्वर्ट हो सकता हो, वो कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड और एट अ स्पेसिफाइड रेट। ठीक है, मीन्स ये जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है कुछ टाइम के बाद, वो होगा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो होगा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें क्या होता है? शेयर्स दैट कैन बी रीपेड और रिडीम्ड बाय द कंपनी आफ्टर फिक्स्ड पीरियड और ऑन अ स्पेसिफिक डेट पे या फिर फिक्स्ड पीरियड पे उनको जो भी पैसे वगैरह होते हैं वो उनको पे कर दिए जाते हैं, रीपे हो जाता है एज पर टर्म्स ऑफ इशू के टर्म्स के हिसाब से, जो भी टर्म्स वगैरह होते हैं उस हिसाब से उनको पे कर दिया जाता है ओके, स्पेसिफिक डेट पे। वो होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है? शेयर्स दैट कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, पूरी की पूरी लाइफ टाइम, कंपनी की पूरी लाइफ टाइम में उनको रिडीम नहीं होंगे, जो पैसे हैं वो रिडीम नहीं होंगे। रीपेमेंट इज मेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब लिक्विडेशन होगा कंपनी का तभी उनको रीपेमेंट मिलेगा, बाकी पूरी लाइफ टाइम में उनको पैसे नहीं मिलेंगे, रीपेमेंट नहीं होगा, वो होगा नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड बाय कंपनीज टू बोरो मनी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी बोरो करते हैं कौन? कंपनी। ठीक है, वो होगा लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डिवेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स क्या कौन है? क्रेडिटर्स है, वो ओनर्स नहीं होते, उनको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, दे रिसीव फिक्स्ड इंटरेस्ट, कूपन इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? कूपन कहते हैं इसमें। ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट उनको मिलता है एंड हैव नो वोटिंग राइट्स, और इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो क्रेडिटर्स है, उनको तो फिक्स्ड इंटरेस्ट ही मिलता है और वोटिंग राइट्स तो मिलेंगे नहीं। वोटिंग राइट्स किसको मिलते हैं? इक्विटी शेयर को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं जो ओनर होते हैं कंपनी के। डिबेंचर्स आर रीपेड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, मीन्स फिक्स्ड पीरियड या 4 साल 5 साल 6 साल का कुछ होता है, उसमें डिबेंचर्स के रिपेमेंट होता है। ठीक है, तो ये होगा डिबेंचर्स। अब उसके हम टाइप्स देख लेते हैं डिबेंचर्स के। बेस्ड ऑन सिक्योरिटी के बेस्ड पे सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं और एक होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स, नाम से ही हमें समझ में आ रही है सिक्योर्ड है। ठीक है, मीन्स सामने कुछ असेट्स वगैरह, कुछ सिक्योरिटी वगैरह रखी होगी और फिर लोन लिया होगा, तो वो होगा सिक्योर्ड डिबेंचर। द बोरोअर्स पुट्स अप सम असेट वो रखते हैं एज श्योरिटी और कोलेटरल फॉर द लोन, वो क्या होगा? सिक्योर्ड डिबेंचर्स होगा, कुछ ना कुछ असेट्स वगैरह कुछ रखते होंगे। और उसे क्या कहते हैं? मॉर्गेज डिबेंचर्स भी कहते हैं। In case of default, debenture holders can recover their dues by selling the secured assets, जो भी secured assets रखी होगी उसको सेल करके वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये mortgage debentures भी कह सकते हैं इसको, mortgage debentures। और ये क्या है? लेस रिस्की है, दिस आर लेस रिस्की फॉर इन्वेस्टर्स।
जैसे कि कंपनी ने इशू किया डिबेंचर्स एंड प्लेज इट्स फैक्ट्री लैंड को क्या किया, उसने प्लेज किया एज सिक्योरिटी, तो ये क्या होगा, सिक्योर्ड डिबेंचर्स हो गए होंगे। उसके बाद है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर ऑल्सो कोल्ड नेक्ड डिबेंचर्स। नो असेट इज प्लेज एज सिक्योरिटी, कुछ भी रखा नहीं जाता, कोई भी असेट एज अ सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। द रीपेमेंट डिपेंड्स ऑन द इश्यूअर्स क्रेडिट वर्थीनेस। अब इश्यूअर के ऊपर, जो इश्यूअर जो है उसके क्रेडिट वर्थीनेस पे ही डिपेंड करता है रीपेमेंट। रिस्कियर कंपेयर टू सिक्योर डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर से कंपेयर करें तो ये क्या होगा, ज्यादा रिस्की होगा। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो हमारा तो लॉस ही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, डिबेंचर इश्यूड ओनली ऑन द प्रॉमिस टू रिपे, रिपे के प्रॉमिस पे ही उसने डिबेंचर इशू किए हैं विदाउट एनी कोलेटरल, तो वो क्या होगा, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होंगे। उसके बाद है बेस्ड ऑन कन्वर्टिबली, कन्वर्टिबिलिटी के बेस पे, मीन्स कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं वो। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, फर्स्ट है कन्वर्टिबल, तो वो है कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो होंगे कन्वर्टिबल। एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मीन्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। एंड देन पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नाम से ही पार्टली यानी कि कुछ पार्ट ही, कुछ पोर्शन ही डिबेंचर्स के, कुछ पोर्शन वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, बाकी के नहीं होंगे, तो होगा पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। देन उसके बाद है बेस्ड ऑन रिडिम्पशन, तो रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल मीन्स स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है, वो उसका रिपेमेंट हो जाता है। एंड इरिडीमेबल क्या होगा, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा तभी ही उसको जो रीपेमेंट होगा, वरना नहीं होगा पूरी लाइफ टाइम में। तो redeemable debentures, this are repaid by the company on a specific maturity date or in installments. Redemption terms are mentioned in the issue document. सारे issue document के अंदर वो डेट वगैरह सब कुछ लिखा होता है। ओके, एंड irredeemable debentures, this are not repaid, वो रिपेड नहीं होंगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। रीपेमेंट हैपन्स ओनली ड्यूरिंग लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो भी लिक्विडेशन या फिर वाइंडिंग अप होगा लास्ट में, जब कंपनी खत्म हो रही हो उस टाइम पे ही रीपेमेंट होगा, वो होगा इररिडीमेबल डिबेंचर्स। देन बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बेस पे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बैरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, उसमें क्या होगा, द नेम ऑफ द परचेसर, जो परचेसर है उसका नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर, रजिस्टर में उसका नाम लिखा हुआ होगा। एंड जो कूपन है, कूपन फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का जो कूपन है, इज सेंड ओनली टू द पर्सन इन हुज नेम द डिबेंचर आर रजिस्टर्ड, उसी को ही इंटरेस्ट मिलेगा जिसका नाम रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो वो होगा रजिस्टर्ड डिबेंचर, उसमें परचेसर का नेम रजिस्टर होता है और उसी को ही पैसे मिलते हैं। एंड बैरर डिबेंचर्स में क्या होगा, बैरर डिबेंचर्स जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है, ये हैंड ओवर हो जाते हैं, दे आर हैंडेड ओवर टू द परचेसर विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन डीड, इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन डीड नहीं होता, किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ होता, नॉट रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड, कंपनी के रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड नहीं होता। इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन होल्डिंग द डिबेंचर, जिसके पास भी डिबेंचर है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि नाम तो किसका लिखा नहीं है इसलिए। कंसिडर रिस्की, और ये रिस्की होता है, एंड यूज्ड लेस ड्यू टू मिस यूज कंसर्न, ये कम यूज होते हैं, मिस यूज कंसर्न के हिसाब से ये कम यूज होता है, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। ये होगा बैरर डिबेंचर। देन बॉन्ड, अब उसके बाद है बॉन्ड। बॉन्ड जो टाइप है, बॉन्ड के टाइप वो ज्यादातर यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग की तरह या ऐसे कुछ पूछे जाते हैं बॉन्ड्स के टाइप, तो वो आपको जानना जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अ बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है, क्या है, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इश्यूड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इशू कर सकती है, और कॉर्पोरेशंस टू रेज फंडिंग, फंडिंग को रेज करने के लिए। The entity repays individuals with interest in addition to the original face value of the bond. बॉन्ड की जो ओरिजिनल फेस वैल्यू है
उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। ओके, ये होगा बॉन्ड। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो इम्पोर्टेंट है। प्लेन वेनिला बॉन्ड, इसमें क्या होता है? प्लेन वेनिला बॉन्ड इज अ बॉन्ड विदाउट एनी अनयूजुअल फीचर्स, जो भी फीचर्स अनयूजुअल फीचर्स के बिना वाला होता है। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बॉन्ड, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बॉन्ड का। विथ फिक्स्ड कूपन मीन्स फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है उसमें, एंड डिफाइंड मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी डेट होती है वो भी इसके अंदर डिफाइंड होता है, एंड इज यूजुअली इश्यूड एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे इशू किया जाता है और रिडीम किया जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज अ स्ट्रेट बॉन्ड और बुलेट बॉन्ड। इसका जो दूसरा नाम है ना वो भी आपको याद रखना है, प्लेन वेनिला बॉन्ड का सेकेंड नेम क्या है? स्ट्रेट बॉन्ड भी है एंड बुलेट बॉन्ड भी है, ठीक है। और ये इजीएस्ट होता है, इजी होता है, सिंपल होता है, इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ होता है, एंड डिफाइंड मैच्योरिटी डेट वगैरह भी लिखा हुआ होता है, सब कुछ इसमें एकदम सिंपल होता है ये। ओके, देन जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज अ जीरो कूपन बॉन्ड हैज फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1000 रुपीज है, और उसकी जो इश्यू प्राइस है वो कितनी है? 700 है, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है? 1000, इश्यू प्राइस उससे कम है यानी 700 है, एंड मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 5 ईयर्स है। अब आपने यू बाय द बॉन्ड फॉर 700 रुपीज, मीन्स आपने इश्यू प्राइस पे ये खरीदा है, 700 रुपीज जो इश्यू प्राइस है आपने उस पे खरीदा, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे? 1000, जो फेस वैल्यू है आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना रिटर्न आपको मिला? तो 1000 का है फेस वैल्यू, उसमें से हमने माइनस किया 700 इश्यू प्राइस, तो वो कितना होगा? 300। तो 300 जो है वो आपका टोटल गेन होगा। इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट इज पेड ड्यूरिंग द 5 ईयर, पूरे 5 साल में कोई भी इंटरेस्ट इसमें पे नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड, मीन जीरो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट, आपका गेन वो किसमें होगा? इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसमें आपका प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये होगा जीरो कूपन बॉन्ड। इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट वगैरह आपको पूरे 5 साल में नहीं मिलेगा। A zero coupon bond is a type of bond that does not pay periodic interest. कोई भी periodic interest इसमें पे नहीं किया जाता। Instead it is issued at a discounted price. Discounted price में इसको issue किया जाता है and redeemed at face value on maturity. जब maturity होती है तब face value से redeem होता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा ये डिस्काउंटेड प्राइस था ना, इशू किया 700 और फेस वैल्यू क्या है इसका? 1000, तो उसमें वो रिडीम होगा 5 साल के बाद। द डिफरेंस बिटवीन द इश्यू प्राइस एंड फेस वैल्यू इज द इन्वेस्टर्स रिटर्न, वो क्या होगा? इन्वेस्टर का रिटर्न होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो होगा जीरो कूपन बॉन्ड। उसके बाद है गवर्नमेंट बॉन्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यूड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बॉन्ड हम नाम से ही समझ सकते हैं, कौन इश्यू करेगा? सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करेगा टू फाइनेंस पब्लिक एक्सपेंडिचर। उसके बाद है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, नाम से समझ में आ रहा है, कॉर्पोरेट इश्यूड बाय प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इशू करेंगी टू रेज फंड्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए फंड चाहिए होता है उनको, तो उसके लिए वो प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनीज जो है वो बॉन्ड इशू करती है, वो होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। उसके बाद है ये कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड, नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें? इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द इश्यूइंग कंपनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, कुछ टाइम के बाद ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे बॉन्ड होते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। फिर नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड मीन्स नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये कन्वर्ट नहीं होंगे, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ओनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर पेड, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट है वही पे होगा, कन्वर्ट नहीं होंगे ऐसे शेयर्स। उसके बाद सिक्योर्ड बॉन्ड मीन्स नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये सिक्योर्ड है, मीन्स कोई भी असेट्स वगैरह वो रखी होगी सामने, ठीक है, बैक्ड बाय स्पेसिफिक असेट्स ऑफ द इश्यूअर, लोअर रिस्क जिसमें कम रिस्क होता है। एंड अनसिक्योर्ड बॉन्ड या फिर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड हम कह सकते हैं, अनसिक्योर्ड नॉट बैक्ड बाय असेट्स, कोई भी असेट्स वगैरह नहीं रखी है, बेस्ड ऑन इश्यूअर क्रेडिट वर्थीनेस, इश्यूअर की जो क्रेडिट वर्थीनेस है
उसके बेस पे होता है, एंड हायर रिस्क, इसमें ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है। उसके बाद है कॉलेबल बॉन्ड। तो उसमें क्या होगा, इशूअर हैज द राइट टू रिडीम द बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के पहले ही रिडीम करने का राइट है इशूअर के पास, ठीक है। वो क्या होगा, कॉलेबल बॉन्ड होगा। उसके बाद है पुटेबल बॉन्ड। ये जो है ना, ये कॉलेबल पुटेबल, ये एग्जाम में आ चुका है पहले भी, ठीक है। पुटेबल बॉन्ड, इन्वेस्टर हैज द राइट टू सेल, इन्वेस्टर के पास राइट है सेल करने का, द बॉन्ड बैक टू द इश्यूअर, इश्यूअर को वापस सेल करने का राइट होता है इन्वेस्टर के पास बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के पहले। तो वो क्या होगा, पुटेबल बॉन्ड। ये दोनों ही देखिए मैच्योरिटी के पहले ही किया जाता है, ठीक है। कॉलेबल भी मैच्योरिटी के पहले क्या होगा, रिडीम करने का राइट है। ओके। एंड पुटेबल बॉन्ड में क्या होगा, इन्वेस्टर्स के पास राइट होता है सेल करने का, किसको, इश्यूअर को वापस से सेल करने का राइट होता है मैच्योरिटी के पहले, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम में आ चुका है, तो आगे भी आने के चांसेस है, तो एक बार समझ लीजिए इसको, आप एक बार याद रख लीजिए। उसके बाद है परपेचुअल बॉन्ड, नो मैच्योरिटी डेट, उसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, इंटरेस्ट इज पेड फॉर एवर, हमें फॉर एवर इंटरेस्ट पे किया जाता है, वो क्या होगा, परपेचुअल बॉन्ड। उसके बाद इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड में क्या होगा, रिटर्न्स आर इंडेक्स्ड टू इन्फ्लेशन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर परचेसिंग पावर, इन्वेस्टर का जो परचेसिंग पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है। एज इन्फ्लेशन राइजेस, इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, सो डज द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। वो होगा इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड, मीन इन्फ्लेशन के साथ ये क्या है, लिंक्ड है ये बॉन्ड, ओके। उसके बाद है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में क्या है, floating rate bonds are bonds whose interest rate is adjusted periodically according to the market condition, market conditions के हिसाब से interest rate जो है वो adjust किया जाता है, ठीक है। the interest rate on this bonds fluctuates, interest rate जो है वो fluctuate होते रहते हैं इस bond पे, with changes in the market rate, market rate में changes होंगे तो जो bond पे जो interest rate है वो भी फ्लक्चुएट होता रहेगा, वो भी चेंज होता रहेगा, तो ये क्या होगा, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होगा। फ्लोटिंग रेट क्या होगा, चेंज होता रहेगा मार्केट रेट के हिसाब से। उसके बाद है मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड्स आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ये क्या है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, इश्यूड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर इशू किया जाता है बाय इंडियन एंटिटीज, इशू कौन करेगा, इंडियन एंटिटीज, लेकिन इंडिया के बाहर इशू करेंगे, टू रेज मनी फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंडिया के बाहर इशू करेंगे तो उनको कौन से इन्वेस्टर्स मिलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स ही मिलेंगे, ठीक है। अनलाइक रेगुलर फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, द करेंसी रिस्क इज बॉन्ड बाय द इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर होंगे फॉरेन इन्वेस्टर, वही करेंसी रिस्क लेंगे, नॉट द इंडियन इश्यूअर, जो इंडियन इश्यूअर है उसको करेंसी रिस्क नहीं होगा, ठीक है। वो किसको होगा, इन्वेस्टर्स को होगा, तो वो होगा मसाला बॉन्ड जो इंडिया के बाहर किया जाता है, ओके। ये भी एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद है यंकी बॉन्ड्स, यंकी बॉन्ड्स क्या है, ये डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, ठीक है। क्या है ये, डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, इश्यूड इन द यूएस, यूएस में इशू किया जाता है बाय एन इश्यूअर हु इज आउटसाइड द यूएस, जो यूएस के आउटसाइड होते हैं वो इशू करते हैं, इश्यूअर कौन होते हैं, आउटसाइड द यूएस, यूएस के बाहर वाले होते हैं, इज कॉल्ड अ यंकी बॉन्ड। उसके बाद है समुराई बॉन्ड, समुराई बॉन्ड्स अ येन डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, येन, ठीक है, येन डिनोमिनेटेड बॉन्ड इश्यूड इन जापान, जो जापान में इशू किया जाता है बाय एन इश्यूअर हु इज आउटसाइड जापान, जो जापान के बाहर वाले जो है वो इश्यूअर होते हैं, वो इश्यू करते हैं कहाँ पर, जापान में, इज कोड अ समुराई बॉन्ड, उसे समुराई बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये इस ऐसे सारे जो मसाला बॉन्ड्स हैं, यंकी बॉन्ड्स हैं, समुराई बॉन्ड्स है, तो ये मैच द फॉलोइंग टाइप में आ सकता है कि ये कौन से डिनोमिनेटेड में है, रुपी में है, डॉलर में या फिर येन में है, और कौन इश्यू करता है, वो भी आउटसाइड जापान है कि क्या, कहाँ पर इश्यू होते हैं, जापान में इश्यू होते हैं, यूएस में होते हैं, आउटसाइड इंडिया होते हैं, तो ये जो है वो कुछ आता है एग्जाम में, पहले भी आ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ओके। उसके बाद है बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, अब नया है वेंचर कैपिटल फंडिंग,
ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेंचर कैपिटल फंडिंग, वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग है। ये क्या है? प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग है। ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है वेंचर कैपिटल। ठीक है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय वेंचर कैपिटल फर्म्स, जो वेंचर कैपिटल फर्म्स प्रोवाइड करती हैं या फिर इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं। किसको? टू स्टार्टअप, जो भी स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं, एंड स्मॉल बिजनेसेस को। ठीक है, जो भी स्टार्टअप्स हो गए या फिर स्मॉल बिजनेसेस हो गए, ठीक है, उसको प्रोवाइड होता है ये वेंचर कैपिटल। जो इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो प्रोवाइड किसको होता है? स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेसेस को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो किसको प्रोवाइड होता है? स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस को प्रोवाइड होता है, जो कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करते हैं जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, दैट आर बिलीव्ड टू हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो, ऐसे ही स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेस में ये होता है, ये वेंचर कैपिटल फंडिंग। हाँ, इट टिपिकली इन्वॉल्व्स हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप में इन्वेस्ट तो कर रहा है, पर अब फ्यूचर में ये ग्रोथ करे भी ना भी करे तो इसका रिस्क तो हो ही सकता है। तो ये ज्यादा रिस्क है और ज्यादा रिटर्न मिलता है। अगर फ्यूचर में इसने काफी अच्छा काम कर लिया तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये क्या है? हाई रिस्क है। इसमें वेंचर कैपिटल फंडिंग में हाई रिस्क है और इसमें हाई रिटर्न भी है, एंड इज ऑफर्ड टू इनोवेटिव, जो इनोवेटिव हाई पोटेंशियल फर्म जो है उसको ऑफर किया जाता है, दैट मे नॉट हैव एक्सेस टू ट्रेडिशनल फंड्स सोर्स लाइक बैंक। जो बैंक वगैरह होती है वो ऐसे फर्म्स को वगैरह को नहीं देती फंडिंग। तो ऐसे ही जो इनोवेटिव एंड हाई पोटेंशियल फर्म्स हैं उसको ये ऑफर किया जाता है वेंचर कैपिटल फंडिंग। ओके, और जो ये प्रोवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं? वेंचर कैपिटल फर्म्स कहते हैं। ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है उसके स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं वो, ये भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन इसका आ चुका है कि ये किसको प्रोवाइड किया जाता है। तो किसको प्रोवाइड किया जाता है? स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस दैट आर बिलीव्ड टू हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, जिसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो, ऐसे ही स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और इसके स्टेजेस है वो भी चांसेस है आने के एग्जाम में। तो उसमें है एक तो सीड कैपिटल जो इनिशियल फंडिंग होती है फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए, वो होता है सीड कैपिटल फर्स्ट, जो इनिशियल फंडिंग होती है। उसके बाद है स्टार्टअप कैपिटल, यानी फंडिंग फॉर अर्ली स्टेज ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग के लिए, जो फर्स्ट अर्ली स्टेज ऑपरेशंस और मार्केटिंग के लिए किया जाता है वो होता है स्टार्टअप कैपिटल। देन अर्ली स्टेज में क्या होता है? एक्सपांशन ऑफ टीम का एक्सपांशन करना हो, कस्टमर बेस बनाना हो, फिर स्केलिंग वगैरह, और एडिंग न्यू फीचर्स और एंटरिंग न्यू मार्केट में एंटर करना हो, नए फीचर्स ऐड करने हो, मीन्स थोड़ा सा बड़ा करना हो, वो क्या होगा? अर्ली स्टेज होगा। उसके बाद है लेटर स्टेज, बाद वाला स्टेज, तो बिजनेस स्केलिंग एंड लार्ज ऑपरेशन, वो होगा बिजनेस स्केल या फिर लार्ज ऑपरेशन किए तो वो क्या होगा? लेटर स्टेज। देन ब्रिज एंड मेजनीन, तो वो क्या होगा? प्री आईपीओ फंडिंग, आईपीओ के पहले की जो भी फंडिंग है वो। प्रिपेयरिंग फॉर स्टॉक मार्केट लिस्टिंग, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के लिए जो प्रिपरेशन वगैरह होती है उसमें जो भी फंडिंग चाहिए होती है वो होगा ब्रिज या फिर मेजनीन। ठीक है, तो ये है स्टेजेस वेंचर कैपिटल फंडिंग के। एक तो सीड कैपिटल जो सबसे पहले होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, सीड कैपिटल। देन स्टार्टअप कैपिटल अर्ली स्टेज ऑपरेशन एंड मार्केटिंग के लिए। उसके बाद है अर्ली स्टेज एंड देन लेटर स्टेज एंड देन ब्रिज या फिर मेजनीन, जो आईपीओ के पहले का होता है, यानी स्टॉक मार्केट लिस्टिंग के लिए प्रिपरेशन वगैरह वो होगा। ठीक है, तो ये स्टेजेस हैं वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, तो नाम से हमें समझ में आ रहा है पब्लिक, इसमें क्या होगा? पब्लिक का भी रोल है इसमें। तो पब्लिक डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स हैं रेज्ड बाय कंपनीज डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। कंपनीज जो है डायरेक्टली कंपनीज को इश्यू करती है टू फाइनेंस देयर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल
नीड्स के लिए, जो शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स जो है कंपनी के, उसको फुलफिल करने के लिए पब्लिक में डायरेक्टली इशू करते हैं। दिस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनीज, स्पेशली इन द नॉन बैंकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कौन सी कंपनी? जो नॉन बैंकिंग या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, स्पेशली उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसका फिक्स्ड टेन्योर होता है, यूजुअली एक्सपेक्टेड फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 months to 3 years। ठीक है, 6 से 3 years, 6 month से लेकर 3 साल तक के ये होते हैं, और कभी कभार 5 साल तक ये एक्सटेंड हो सकते हैं। तो ये क्या होगा? पब्लिक डिपॉजिट्स, जो पब्लिक को किए जाते हैं इश्यू। उसके बाद है बैंक लैंडिंग। बैंक लैंडिंग रिफर्स टू द, इसमें बैंक यानी बैंक पैसे देगा, ठीक है। बैंक लैंडिंग रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच कॉमर्शियल बैंक्स, जो कॉमर्शियल बैंक्स होती है वो प्रोवाइड फंड्स टू, किसको करती है? टू इंडिविजुअल बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स in the form of loans or advance with the expectations of repayment along with interest over a specified period। मीन्स उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है? रीपेमेंट तो होगा, लेकिन साथ साथ में इंटरेस्ट का भी रीपेमेंट होगा। तो ये बैंक लैंडिंग जो कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है फंड, किसको? इंडिविजुअल बिजनेस या फिर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, लोन या फिर एडवांस के फॉर्म में, वो होगा बैंक लैंडिंग, एक टाइप का लोन हो गया। उसके बाद है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में क्या होगा? ट्रेड क्रेडिट इज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है। क्या है ये? शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है, एक्सटेंडेड बाय अ सप्लायर। सप्लायर देता है, किसको देगा? टू अ बायर को। सप्लायर जो है वो बायर को शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है। द बायर रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज बट पेज फॉर देम एट अ लेटर डेट। मीन्स उसने, बायर ने, खरीदार ने गुड्स और सर्विस ले तो ली, रिसीव तो कर लिया है, पर उसके पैसे जो है वो बाद में देगा। ठीक है, यूजुअली इंटरेस्ट फ्री फॉर अ शॉर्ट पीरियड, मीन्स 30, 60 या 90 डेज तक ये इंटरेस्ट फ्री रहता है। ठीक है, वो खुद का होता है सप्लायर का, कि 30 डेज तक उनको इंटरेस्ट फ्री रखना है, या 60 डेज तक रखना है, या फिर 90 डेज तक रखना है। नो इमीडिएट कैश पेमेंट, इमीडिएट इसमें कैश पेमेंट नहीं होता। ट्रेड क्रेडिट इज कॉमनली यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ये क्या होगा? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हो गया ना, क्योंकि ये 30, 60 या 90 डेज तक का होता है, इसलिए ये क्या होगा? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होगा। ओके, इसमें जो सप्लायर होता है ना, वो किसको देता है? बायर को, खरीदार को। ठीक है, ये जो बायर है वो सर्विस और गुड्स जो है, गुड्स सर्विस ले तो लेता है, लेकिन उसके जो पैसे है वो बाद में देता है 30 या 60 या 90 डेज के बाद देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ट्रेड क्रेडिट हो गया। उसके बाद है फैक्टरिंग। ठीक है, जो फैक्टरिंग है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फैक्टरिंग, ए कंपनी, ठीक है, कंपनी ए है इसमें, ठीक है, सेल्स गुड्स वर्थ 1 लाख टू इट्स कस्टमर। उसके कस्टमर को, कस्टमर है उसको 1 लाख का सेल कर रही है, ठीक है, गुड्स ऑन क्रेडिट, पेमेंट ड्यू इन 60 डेज। बट कंपनी ए नीड्स इमीडिएट कैश टू रन इट्स ऑपरेशंस, so it approaches the factoring company। अब ए को, जो कंपनी ए है, कंपनी ए, तो अब उसको पैसे चाहिए इमीडिएट, तो इसलिए वो क्या करेगी? एक फैक्टरिंग कंपनी है उसको हायर करेगी। ठीक है, उसको अप्रोच करेगी फैक्टरिंग कंपनी को। और जो फैक्टरिंग, जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है, फैक्टरिंग कंपनी का जो फैक्टर है, अग्रीज टू बाय द रिसीवेबल्स, यानी 1 लाख का जो रिसीवेबल्स है वो अग्री करेगा, बाय खरीद लेगा वो, फॉर अ स्मॉल फी, थोड़ी सी फी पे। द फैक्टर गिव्स एडवांस टू, एडवांस मीन्स अब ये 1 लाख है, उसमें जो फैक्टर जो है वो 80% मीन्स 1 लाख जो है, 80,000 जो है, वो कंपनी ए को इमीडिएट दे देगी। ठीक है, ये इसको क्या देगा? बिल देगा, बिल देगा कि ये 1 लाख का बिल है। अब ये जो फैक्टर जो है वो उसमें से 80% अमाउंट, 1 लाख के 80% मीन्स 80,000 जो है वो किसको दे देगा? कंपनी ए को दे रहा है, मीन्स इसके पास तो पैसे आ गए 80,000। अब जब भी कस्टमर जो है वो इसको वो ये जो फैक्टर है वो 60 डेज में कस्टमर से पैसे ले लेगा। कितने? 1 लाख। 1 लाख का बिल था ना, तो 1 लाख पूरे ही इसको दे देगा कस्टमर फैक्टरिंग को। अब
अब जो फैक्टर है वो 1 लाख में से 80,000 तो उसने पहले ही दे दिए हैं। अब 20,000 बचे, उसमें से अपनी जो फी है, जैसे कि उसका जो चार्जेस है वो कितना होगा, 2,000 उसके चार्जेस हैं, तो वो 2,000 माइनस करने के बाद जो 18,000 है बाकी के बचे वो ए को दे देगा, उसका सेटलमेंट हो जाएगा। तो कंपनी ए को क्या होगा, रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा, और साथ में उसको जो पैसे हैं वो भी इमीडिएट 80% तो उसके पास मिल ही गए। ठीक है, तो ये होता है फैक्टरिंग होता है, उसमें ये अलग से जो फैक्टर है उसको अप्रोच किया जाता है। तो फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस वेयर अ बिजनेस सेल्स इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी इनवॉइस जो होते हैं, बिल होता है, वो थर्ड पार्टी को बेच देता है, कोल्ड अ फैक्टर एट अ डिस्काउंट पे। ठीक है, द फैक्टर देन कलेक्ट्स द पेमेंट फ्रॉम द डेटर्स, जो डेटर्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, उससे वो कलेक्ट कर लेगा फैक्टर, और जो बाकी के जो पैसे हैं वो उसको दे देगा, किसको, बिजनेस को दे देगा, जो भी है वो। इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव कैश फ्लो, कैश फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, एंड मैनेज वर्किंग कैपिटल इफिशिएंटली, वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज करने के लिए ये होता है फैक्टरिंग। ठीक है, एंड देन उसके बाद है फॉरफेटिंग। फॉरफेटिंग जो है वो इंटरनेशनली होता है, ये इंटरनेशनल पे होता है ये फॉरफेटिंग। फॉरवर्डिंग इज अ मेथड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कि जो हमने फैक्टरिंग देखा ना, वैसे ही सेम टू सेम ये फॉरवर्डिंग होता है, बस ये कहाँ पर होता है, इंटरनेशनल में होता है। उसमें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक इंडियन कंपनी है, एक क्या है, इंडियन कंपनी है, उसने एक्सपोर्ट किया है, क्या, मशीनरी इसने एक्सपोर्ट किया है, जो जर्मनी में बायर है उसको, जर्मनी में जो बायर है उसको उसने एक्सपोर्ट किया है इंडियन कंपनी ने। अब द जर्मन बायर अग्रीज टू पे इन 2 ईयर, अब ये पैसे जो है वो 2 साल के बाद देगा। अब 2 साल के बाद देगा तो अब इंडियन कंपनी को तो पैसे की जरूरत तो होगी ना, तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग, अब वो वेट तो करेगा नहीं, तो इसलिए जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो सेल, जो उसके जो रिसीवेबल्स है, फ्यूचर पेमेंट है, वो किसको सेल कर देगा, फॉरफेटिंग बैंक्स को कर देगा, बैंक को कर देगा, एंड गेट्स इमीडिएट कैश। जो फॉरफेटिंग बैंक है उसको वो कर देगा। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आ गई, तो ये जो इंडियन कंपनी को पैसे दे देगा, इमीडिएट कैश उसको मिल जाएंगे। नाउ द बैंक टेक्स द रिस्क ऑफ कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम द जर्मन बायर, अब ये जो बैंक है ना, फॉरवेटिंग बैंक, वो खुद ही जर्मन बायर से वो 2 साल के अंदर वो पैसे ले लेगी। अब सारे रिस्क किसके ऊपर आ जाएगा, फॉरवेटिंग बैंक के ऊपर आ जाएगा, अभी लो तुम खुद ही पैसे, तो ये होगा फॉरफेटिंग होगा। ये है ना सेम टू सेम फैक्टरिंग जैक के जैसा ही है, बस ये फॉरफेटिंग जो वो इंटरनेशनल में होता है। ओके, तो एक बार पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस वेयर एन एक्सपोर्टर सेल्स देयर रिसीवेबल्स यूजुअली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट्स होते हैं या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, तो किसको सेल करते हैं, टू अ फॉरफेटर को। यूजुअली ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये, एट अ डिस्काउंट इन एक्सचेंज फॉर इमीडिएट कैश, कैश के एक्सचेंज में, तो ये क्या होगा, फॉरफेटिंग होगा। अब एक बार हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं फॉरफेटिंग और फैक्टरिंग का। फॉरफेटिंग वो क्या है, इंक्लूड्स इंटरनेशनल ट्रेड में है इंक्लूड, और फैक्टरिंग जो है वो क्या है, डोमेस्टिक ट्रेड में होता है। फॉरफेटिंग इज डिफाइंड एज अ टर्म वेयर द एक्सपोर्टर of the product or service sales its accounts receivable to a third party at a discount in order to immediately receive the cash payment, जो हमने वही डेफिनेशन देखी वही है इसमें। एंड फैक्टरिंग में भी यही है, मैकेनिज्म है ये एक, वेयर बिजनेस सेल्स, इसमें क्या था, एक्सपोर्टर था क्योंकि ये इंटरनेशनल है इसीलिए, और यहाँ पर क्या है, बिजनेस सेल्स द रिसीवेबल्स, जो बिल्स होता है वो, टू देयर अकाउंट्स टू अ थर्ड पार्टी एंड इन एक्सचेंज रिसीव एन इमीडिएट एडवांस, इमीडिएट एडवांस, उनको इमीडिएट कैश उनको मिल जाता है उसके बदले। तो फॉरफेटिंग वो इंटरनेशनल है और ये फैक्टरिंग क्या है, डोमेस्टिक है। देन गुड्स की बात करें तो फॉरफेटिंग में किस टाइप के गुड्स होते हैं, गुड्स इन्वॉल्व्ड इन फॉरफेटिंग आर मेजरली कैपिटल गुड्स होते हैं, जैसे कि मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है वो। ठीक है, एंड गुड्स इन्वॉल्व फैक्टरिंग, फैक्टरिंग में मोस्टली कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करें तो फॉरफेटिंग इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म अकाउंट्स रिसीवेबल, देयरफॉर क्रेडिट पीरियड इज 3 months to 7 years तक का होता है, ये लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए होता है। एंड फैक्टरिंग इज यूज्ड फॉर
शॉर्ट टर्म अकाउंट के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म अकाउंट रिसीवेबल। देयरफॉर क्रेडिट पीरियड इज ऑफ 90 to 150 डेज के लिए होता है ये। फाइनेंसिंग, इसमें 100% फाइनेंस कैन बी प्रोवाइडेड इन फॉरफेटिंग, एंड फैक्टरिंग में 80% to 90% ऑफ फाइनेंस कैन बी प्रोवाइडेड इन फैक्टरिंग। एंड इसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और फैक्टरिंग में इनवॉइस या फिर अकाउंट रिसीवेबल यूज होता है, ठीक है। तो ये फैक्टरिंग और फॉरवर्डिंग के बीच का डिफरेंस है, और ये भी एग्जाम में आ चुका है और मे भी आ सकता है एग्जाम में नेक्स्ट। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वैल्यूएबल एजुकेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।